हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं जर्नल की। और जर्नल में हम लोग देखा था कि बहुत सारी सब बुक्स होती हैं। कौन कौन सी सब बुक्स देखी थी? कैश बुक देखा था जिसको हम लोग रोकड़िया बोलते हैं, रोकड़ पुस्तक। ऐसे ही फिर हम लोगों ने सेल्स को देखा था, सेल्स रिटर्न को भी देखा था। तो विक्रय और विक्रय वापसी, ऐसे ही परचेजेस को यानी कि क्रय, और साथ में परचेजेस रिटर्न यानी कि क्रय वापसी। तो इस तरह की हम लोगों ने 5 सब बुक्स भी देख डाली। अब जर्नल का ही ये सब हिस्सा होता है। ऐसे में इन सारी बुक्स को छोड़ने के बाद भी बहुत सारी तरह की एंट्रीज बचती हैं, बहुत सारी तरह का ऐसा अभिलेखन होता है जो कहीं पर हमें करना है, और उसको हम लोग बोल देते हैं जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर जर्नल का ही वो हिस्सा है जो इंपॉर्टेंट सब बुक्स को अलग कर देने के बाद से बचा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखो कौन कौन सी ऐसी एंट्रीज होंगी जो इसमें की जाएंगी, हम उसकी बात करते हैं। तो पहले तो हमें ये क्लियर है कि जो एंट्रीज उन सारी बुक्स में करेंगे वो तो हम यहां पर नहीं करने वाले हैं। ठीक, लेकिन बहुत सारी ऐसी एंट्रीज होती हैं जो किसी भी अकाउंटिंग ईयर में, किसी भी लेखा वर्ष में हम उन एंट्रीज को कर ही रहे होते हैं। और क्योंकि वो सारी सब बुक्स किसी स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए ही बनाई गई थी, तो इन जनरल जो बहुत सारी एंट्रीज बाकी रह गई थी वो भी हम लोग जर्नल प्रॉपर में करते हैं। तो उन्हीं को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले जर्नल प्रॉपर किसको बोलते हैं, इसके रिटन डेफिनेशन उसको देख लेते हैं। ऐसे लेन देन जिनकी प्रथम प्रविष्टि किसी अन्य उपपुस्तक, सब बुक्स जो मैंने अभी बताया आपको कौन कौन सी जो भी सब बुक्स थी उनमें नहीं की जाती है। ठीक है, उनमें की जाती है नहीं, जिनमें नहीं की जाती है उन्हें मुख्य रोजनामचा भी बोलते हैं, इसको मूल रोजनामचा भी बोलते हैं, और सबसे अच्छा जर्नल प्रॉपर बोलते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे भी जर्नल प्रॉपर बोलते हैं, तो आप भी ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग जर्नल प्रॉपर बोल देते हैं। कभी कभी जर्नल रेजिडुअल भी बोल देते हैं। रेजिडुअल समझते क्या होता है? कोई चीज बच जाती है, जो तो कोई चीज बच जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिड्यू। ठीक है, तो रेजिडुअल है जो बच गया। बच कैसे गया? जनरल एक मोटी सी किताब थी, उसमें से हम लोगों ने क्या निकाल दिया? कैश बुक निकाल दी, परचेजेस बुक निकाल दी, परचेजेस रिटर्न निकाल दिया, सेल्स रिटर्न निकाल दिया, सेल्स बुक निकाल दी। तो ये सारे जर्नल के पार्ट निकाल दिए। अब जो जर्नल बच गया तो इसलिए वहां से बोल देंगे जर्नल रेजिडुअल। ठीक, अच्छा, अब एंट्रीज क्या क्या आएंगी? पहली तो आती है आपकी ओपनिंग एंट्री। किसी भी अकाउंटिंग ईयर में या किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में, नॉट नेसेसरी पूरा वर्ष हो, 3 महीने का भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल हम लोग अकाउंटिंग ईयर को लेकर के चलते हैं। तो उसके आरंभ में जो भी आपके एसेट्स थे, परिसंपत्तियां थी, जो भी आपकी देनदारियां थी और पूंजी थी, उन सबके जो स्टार्टिंग में हमें बैलेंस लिखना होता है ना, उसका जो आरंभिक शेष रहता है उसको हम लोग कहां पे लिखते हैं? जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। ये कैश बुक में नहीं जाएगा, है ना। कैश बुक में भी हम लोग क्या करते हैं, किसी एक महीने के लिए नॉर्मली बनाया करते थे, तो पिछले महीने से जो ट्रांसफर था वो कर रहे थे। यहां पर क्या है कि हमारे पूरा लेखा वर्ष में जो परिसंपत्तियां हैं, देनदारियां हैं और पूंजी है, मतलब एसेट्स है, लायबिलिटीज है और कैपिटल है, उसको हम लोग जो भी आरंभिक शेष है उसको यहाँ पर नोट करेंगे। दूसरा क्या है? समायोजन, मतलब एडजस्टमेंट। कई बार क्या होता है कि हम लोगों का जो भी अकाउंटिंग में हम लोग बेसिस फॉलो करते हैं वो कौन सा बेसिस होता है? वो होता है अक्रूअल बेसिस। ये मैंने आपको बताया था। एक होता है कैश बेसिस, दूसरा होता है अक्रूअल। अक्रूअल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपार्जन आधार। ठीक, अब उपार्जन आधार में क्या होता है? उपार्जन आधार में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेकंड चैप्टर में, याद करिए, कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर हो जाना चाहिए तभी हम मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब अप्रैल चल रहा है, अप्रैल का किराया मैंने 2-3 महीने तक, बाबूराव आपने देखा है ना वो कौन सी मूवी थी, हेरा फेरी, तो उसमें अक्षय कुमार किराया देता ही नहीं है। अब उसको किराया अप्रैल का देना था और मान लीजिए वो दिसंबर में जाकर के देता है, तो अगर हम लोग अकाउंटिंग के हिसाब से देखेंगे तो वो किराया जो अप्रैल में देना था उसको अप्रैल में ही माना जाएगा, भले ही उसने कैश बेसिस पे भुगतान नहीं किया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं उपार्जन आधार। अब उपार्जन आधार में होता क्या है, कुछ कुछ चीजों को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे आपका आउटस्टैंडिंग किराया, पहला तो ये एग्जांपल आ गया। अदत्त, अदत्त मतलब जो आपने दिया नहीं है अभी तक, देना है आपको, आप रह चुके हो, आपने सर्विस यूज कर लिया, आपने घर यूज कर लिया, लेकिन आपने किराया नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो तो आपको पिछले टाइम पीरियड में ही करना था। और नॉर्मली जो हमारा इंडिया में लेखा वर्ष रहता है वो कब से कब तक रहता है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। तो अब मान लीजिए कि किसी जनवरी का किराया बाकी था, ठीक है, 31 मार्च से चल रहा है, जनवरी का किराया बाकी है, वो आपने जून में जाकर के दिया, तो पिछले लेखा वर्ष में आपको वहीं पर एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको देना था, आपने दिया नहीं, इन रियल कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उपार्जन आधार में मानते हैं कि आपको पैसे देने का या पैसे लेने का वैधानिक अधिकार अगर मिल गया है तो हम उस ट्रांजैक्शन को नोट कर लेते हैं। तो उपार्जन आधार की वजह से ही अदत्त किराया हो गया। ऐसे ही आपने कोई भी इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो पहले से उसकी किस्त दे दी, ठीक, तो आपने अगले साल के लिए पहले से ही अगर किस्त दे दी है तो वो अभी आपका क्या हो जाएगा, भुगतान में तो आप देख लोगे, लेकिन
अगर आप ये देख रहे हो कि आपका कितना एक्सपेंस हुआ या प्रीमियम काउंट करोगे तो सिर्फ इस साल का जोड़ोगे, जो आपने एडिशनल दिया उसको आप हटा दोगे, है ना, क्योंकि वो तो अगले साल के लिए दे दिया है। तो अगर आपने आगे की कोई चीज पहले से पे कर दी उसको भी हटा देते हैं। ऐसे ही डेप्रिसिएशन होता है, मूल्य ह्रास। कोई कंप्यूटर लिया आपकी कंपनी ने, 5 साल चलेगा, 50,000 रुपए का लिया गया था, और हम लोग एकदम यूनिफॉर्मली अगर उसको डिप्रिशिएट करने का सिस्टम मानते हैं तो हर साल 10,000 रुपए की उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। ये भी देखा था। तो अगर मान लीजिए किसी भी साल में, तो आप ये नहीं मानोगे जिस साल खरीदा गया उस साल 50,000 का खर्चा हो गया, बाकी साल कुछ भी खर्चा नहीं हुआ। ऐसा नहीं, उसी कम क्या करते थे, तोड़ दिया करते थे। और ये क्यों आता था? ये इसलिए आता था क्योंकि हम लोगों ने ऑन गोइंग कंसर्न भी पढ़ा हुआ था कि कोई फर्म है वो कभी खत्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी। ये भी हमारा फंडामेंटल एजम्पशन था। तो ये इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है, जो भी इस तरह की चीजें आ रही होती हैं, कौन सी तरह की चीजें, जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट, समायोजन। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्रीज को भी हम लोग इसमें जगह दे देते हैं। अब अगली आती है किस तरह की एंट्रीज, शोधन। आपने कुछ गलत कर दिया, उसको ठीक करना है। ठीक है, रेक्टिफाइंग बोलते हैं इसको, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। बाकी आपने जो भी बुक्स बनाई थी, कौन सी बुक्स, यही जनरल के जो हिस्से थे, उनमें कुछ गलत हो गया, या बाकी जनरल प्रॉपर में ही आपने कोई एंट्री की थी उसको गलत कर दिया, अब उसको फिर से ठीक करना है। तो वो ठीक करने से संबंधित जो भी एंट्रीज होंगी वो भी कहां पर होंगी, जनरल प्रॉपर में ही होंगी। और उसके बाद से आती है स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर करने वाली, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर एंट्रीज। समझ लो, ये बहुत आसान है। मेरी कंपनी है या मेरी कोई फर्म है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है। अब मैं उसमें अपना काम करता जा रहा हूं, लेकिन बीच बीच में मुझे अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए भी तो पैसे निकालने पड़ते हैं। और अगर मैं अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए उससे पैसे निकाल रहा हूं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आहरण। इंग्लिश में बोलते हैं उसको ड्रॉइंग्स। तो जो ड्रॉइंग्स हैं वो करती क्या है अल्टीमेटली, वो मेरी जो पूंजी है कंपनी में वो कम कर रही होती है। ठीक, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि लगातार जो ड्रॉइंग्स निकाल रहे होते हैं तो हम लोग पूंजी को एडजस्ट नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही लेखा वर्ष या कोई हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट हो रहा होता है, खत्म होने वाला होता है, उस टाइम पर जब हम बनाते हैं इन सारी चीजों को, तब हम क्या करते हैं, तो हम ये दिखा देते हैं कि हमारी पूंजी के साथ ही एडजस्ट हो गया। क्यों हो गया एडजस्ट? क्योंकि जो ड्रॉइंग्स का अकाउंट होता है वो ट्रांसफर होकर के कैपिटल में चला जाता है। कैपिटल वाले से वो कैपिटल कम हो जाएगी तो उसको हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। क्यों? जैसे कि ड्रॉइंग्स है, आहरण खाता है, वो पूंजी खाते की पे ट्रांसफर हो जाएगा। उसी का एक हिस्सा था, दूसरा रूप था जिसको हम अलग से ट्रीट कर रहे थे, उसी में जाकर के मिल गया, उसी के साथ जाकर के एडजस्ट हो गया, ट्रांसफर कर दिया उसको। अच्छा, अब दूसरी बात समझिए, किसी भी व्यवसाय से संबंधित कुछ कुछ एक्टिविटीज होती हैं, सेल्स है, ठीक है, विक्रय किया, परचेजेस है, फिर ओपनिंग स्टॉक यानी कि स्टार्टिंग से कितना सामान बचा हुआ था वो है, इनकम है, इसको आगम भी बोलते हैं, आगत भी बोलते हैं, ठीक है आप, और फिर गेन्स है, इसको अधिलाभ कहते हैं, एक्सपेंसेस है, व्यय हो गया। अब व्यय और खर्चे में थोड़ा बहुत डिफरेंस हम लोगों ने पहले देखा था, लेकिन उन सारी चीजों को उतना मिनिस्कुल डिफरेंस आप नहीं भी देखोगे तो चलेगा। इन सारी चीजों से क्या होता है, ये सारी चीजें जो है ना, ओपनिंग स्टॉक को आरंभिक रहतिया बोलते हैं। बताइए, कोई नहीं बोलता आरंभिक रहतिया, है ना। आप किसी भी अपने इंडिया में कहीं पर भी चले जाएंगे छोटी छोटी दुकान पर, वहां पर भी आरंभिक रहतिया नहीं बोलते, इसको ओपनिंग स्टॉक ही बोलते हैं। तो हिंदी में भी हम टर्म सीखते जाएं, इंग्लिश में भी सीखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर से जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि रियल लाइफ में हम लोग छोटे छोटी जगह पर सारे इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं। तो इन सब में क्या होता है, इन सब का जो शेष बचता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, व्यापारिक व लाभ एवं हानि खाता होता है ना, इसमें इनको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे में कुछ जगह पर ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा, जिन ट्रांजैक्शंस में ये सारे जो अकाउंट्स होते हैं ना, आपको पता है, जैसे सेल्स का है, परचेजेस का है, ये क्या होते हैं, ये टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं। हम लोगों ने ये भी बात की थी कि थोड़े दिन तक ही चलते हैं किसी अकाउंटिंग पीरियड में, फिर बंद हो जाते हैं। इनका जो शेष होता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, और फिर उस ट्रांसफर से यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस से अगर हम देखते हैं कि प्रॉफिट आया है तो कई बार उसको क्या कर देते थे, कैपिटल में जाकर के ऐड कर दिया करते थे। तो वो सारी चीजें जो है, ये सारे अकाउंट्स में क्या बताते हैं कि लगभग ये अकाउंट्स कैसे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। अब इनमें से टेम्परेरी होने का मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग पीरियड खत्म हुआ तो अकाउंट भी खत्म, फिर नया स्टार्ट होगा। लेकिन कभी कभी कुछ ट्रांजैक्शन थोड़े पेक्यूलियर होते हैं, पेक्यूलियर समझते हैं, थोड़े अजीब होते हैं। उनमें क्या होता है, कुछ कारणों की वजह से हमें इसी तरह के कुछ एक्सपेंसेस को या कुछ तरह के की ट्रांजैक्शंस को हम बंद नहीं करते, हम उसको आगे जारी रखते हैं। और वो जारी रखने वाली जो एंट्रीज होती हैं वो भी कहां होती हैं, जनरल प्रॉपर में होती हैं। अभी कुछ और एंट्रीज बची हुई हैं, उनको भी मैं नोट कर देता हूं, तो हम लोग ये समझ लेंगे कि कौन कौन सी तरह की एंट्रीज होती हैं। एक बार समझ लिया ऐसे ऊपर ऊपर से, फिर हम लोग एकदम ऊपर ऊपर से नहीं समझते हुए ही चलेंगे, लेकिन एक तक एग्जांपल नहीं देखें तब तक मैं पूरा समझ में नहीं आएगा। तो अभी जो भी एंट्रीज बाकी हैं जो हम लोग अपने जनरल प्रॉपर में करते हैं, मैं वो भी लिख देता हूं। अब देखिए, अन्य प्रविष्टियां भी होती हैं, जो हम लोगों ने 4 तरह की प्रविष्टियां देखी थी, इस तरह की एंट्रीज देखी थी। ओपनिंग एंट्री हो गई, एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, जो एरर्स हैं, गलतियां हैं, उनको ठीक करने का हो गया। और उसके बाद में ये अन्य प्रविष्टियां भी आती है। क्या क्या होता है, जैसे चेक के अनादरित होने पर, चेक का अनादरित होना मतलब क्या होता है, चेक बाउंस कर गई, डिसऑनर हो गई, डिसऑनर हो गया, ठीक है।
किसी को आपने चेक दी और आपकी चेक डिसऑनर हो गई, या आपको किसी ने चेक दी थी और वो डिसऑनर हो गई, तो ऐसी स्थिति में नहीं, उसको हम नहीं करेंगे। उस स्थिति में माल पर जो छूट दी गई थी या फिर छूट प्राप्त हुई थी, उस छूट की प्रविष्टि जो है, ठीक है, क्योंकि जो दी गई या प्राप्त की गई छूट किस पर, जो आपने सामान बेचा था उस पर, उसको निरस्त किया जाएगा ना, क्योंकि ट्रांजैक्शन ही कैंसिल हो गया तो छूट भी कैंसिल हो गई। तो वो जो छूट को निरस्त करने संबंधी प्रविष्टि है उसकी बात है। ठीक, अच्छा, दूसरा क्या है, व्यवसाय से व्यक्तिगत प्रयोग के लिए अगर आप कुछ सामान माल ले रहे हो, ठीक है, तो जो आहरित वस्तुएं आपने अपने व्यवसाय से वस्तुओं का आहरण कर लिया, तो उनसे संबंधित प्रविष्टि क्यों, किस लिए किया है, जब व्यक्तिगत यूज के लिए किया है। या तो आपने माल बेचा था तो वो तो हमारा अलग ही सीन जा रहा था, उधार पर बेचा गया था तो किस में जा रहा था, सेल्स में जा रहा था, और अगर सेल्स बुक में जा रहा था, है ना, विक्रय पुस्तक में। और अगर आपने कैश में बेचा था तो वो रोकड़ में जा रहा था, कैश का मतलब कैश या फिर बैंक से किसी भी तरह से, तो वो आपका रोकड़ पुस्तिका में चला जा रहा था। लेकिन अगर आपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए किया है तब क्या हो जाएगा, तब हम उसको जनरल प्रॉपर्टी में ले जाएंगे। ऐसे ही कई बार क्या होता है ना, आप देखेंगे कि कभी कभी आप अपने कुछ टीचर्स के पास जाएंगे तो उनके पास कुछ कुछ स्पेसिमेन बुक्स रहती हैं, ठीक है, उस पर लिखा रहता है स्पेसिमेन नॉट फॉर सेल, है ना। तो कई बार ऐसे टीचर्स को बुक्स दी जाती हैं कि आप ये टीचर्स देखिए, आप बुक देखिए, बहुत अच्छी है, इसको आप और स्टूडेंट्स को बताएंगे तो उस बुक बनाने वाले या जो पब्लिकेशन है उसको फायदा होगा। तो कई बार बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से क्या किया जाता है, सेल्स बढ़ाने के उद्देश्य से स्पेसिमेंस बांटे जाते हैं। तो स्पेसिमेंस बांटने जाने से जो संबंधित होती है ना, उस माल की जो प्रविष्टि, जिसको स्पेसिमेन की तरह बांट दिया गया, उसकी भी प्रविष्टि हम लोग किसमें करते हैं, जनरल प्रॉपर में करते हैं। ऐसे ही एक है विनिमय साध्य प्रलेख, ये शायद मैंने पहली बार पढ़ा है, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ता आता था मैं, ये हिंदी में मुझे टर्म नहीं पता था। विनिमय साध्य प्रलेख, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कभी इंडोर्समेंट हुआ है फिर उसका डिसऑनर हो गया वो। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, जैसे आप चेक साइन करते हो ना, तो जिसको आप चेक दे रहे हो उसका नाम लिख देते हो और अपने साइन कर देते हो अगर आप चेक दे रहे हो। ऐसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इंटरनेशनल ट्रेड के, जब हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ ट्रेड कर रहे होते हैं, व्यापार कर रहे होते हैं, तब उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो इंसान पे करेगा वो साइन कर देता है, जिसको देना होता है उसका नाम लिखा जाता है, चेक जैसा ही समझ लीजिए, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में काम हो रहा होता है। तो मैंने साइन कर दिया, अब क्या होता है कि वो जिसके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसको या तो मैं किसी आगे आने वाली निश्चित तारीख को पैसे दूंगा, या जब वो मुझे दिखाएगा तो मैं पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो आज मैंने उसको साइन करके दे दिया कि ठीक है, ये आप मुझे सामान पहुंचा रहे हो, आप सामान पहुंचा करके जब वहां मिलोगे आप मुझे दिखाओगे तो मैं आपको पे कर दूंगा, या फिर पहले से एक डेट डिसाइडेड है उस पर ही मैं आपको पे कर दूंगा। अब ऐसी स्थिति में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसको पैसे चाहिए हैं, जो सामान लेकर के आया, मान लीजिए सामान लेकर के कोई आया, मैं इंडिया में रहता हूं और मैंने उसको साइन करके दिया, वो उससे मैं यूरोप में किसी देश से, इटली से सामान मंगा रहा था, तो इटली से वो सामान लेकर के आया, मैंने उसको साइन करके दिया था पहले से, उसने मुझे दिखाया तो मैं उसको पे कर दूंगा। अब हो सकता है कि उसकी जगह किसी और को पैसे उसको देने हो, तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ट्रांसफर भी कर सकता है। तो ट्रांसफर करने से पहले वो खुद इंडोर्स करेगा। इंडोर्स करने का मतलब वो बताएगा कि हाँ ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज पक्का है, मैं आपको दे रहा हूं, आप उनको दिखाओगे तो पैसे मिल जाएंगे। तो इंडोर्स बिल पर भी मैं उसको पैसे दे सकता हूं। तो ऐसी दोनों स्थितियां जिसमें उसका इंडोर्समेंट हो, प्रस्तांकन यहाँ पे लिखा हुआ है इसको इंडोर्समेंट को, और या अनादरण हो जाए, डिसऑनर हो जाए, तो उसकी भी जो एंट्री होती है वो हम लोग कहां करेंगे, जर्नल प्रॉपर में करेंगे। ऐसे प्रेषण मतलब कंसाइनमेंट, कई बार सामान भेजते ना एक साथ, उससे संबंधित, या फिर ज्वाइंट वेंचर हो, संयुक्त उपक्रम हो, तो उससे संबंधित प्रविष्टियां भी अपने जनरल प्रॉपर में की जाती हैं। और फिर चोरी हो गई, आग लग गई, किसी वजह से खराब हो गया सामान, तो वो जो हानि हो गई है, माल की हानि, उससे संबंधित प्रविष्टि भी, या जो भी एंट्रीज हैं, प्रविष्टियां हैं, उनको कहां पे करेंगे, जनरल प्रॉपर में करेंगे। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा कि जनरल प्रॉपर क्यों बनाते हैं, उसमें किस किस तरह की एंट्रीज हो रही होती हैं। लेकिन इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा पूरा, कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रह जाते हैं। अभी आपने सारी चीजें, सारी बुक्स को ठीक से पढ़ा है तो भी आपको समझा जाएगा कि नहीं यार, ये तो इस बुक में जा रही है तो जनरल प्रॉपर में नहीं जा सकती, क्योंकि बाकी अगर आपको बुक्स का एंट्रीज क्लियर है, जब उन सब में नहीं जा रही होगी तो आप सोचोगे कि जनरल प्रॉपर में जा रही होगी, और वैसा ही होता है। लेकिन उसके बाद भी एक बार आप इन सारी एंट्रीज को ध्यान कर लोगे तो क्या हो जाएगा, जब क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको एकदम से आएगा नहीं ये तो जनरल प्रॉपर में पक्का है, मुझे याद है, तो आप सीधे सीधे उसको जनरल प्रॉपर में एंटर करना स्टार्ट कर दोगे। तो इसी पर बेस हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, बाकी इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। बाकी मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं।
ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।